चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। लिखो, हेडिंग लिखो, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा समझा देता हूं इसको पहले, फिर आप देखना डेफिनेशन वगैरह लगे कि लिखना चाहिए तो लिख लेना। मैं अगर एक सिंपल चीज आपसे पूछूं कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, मतलब अभी अभी वाले इनवर्स का बात नहीं कर रहे, इनवर्स पे आएंगे थोड़ी देर में। एक बार बचपन में जो भी चीज हम लोग का पढ़ के रखा हुआ है उनके बारे में बात करें तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किसको बोलते थे? 1/7। और क्यों बोलते थे ये बताओ? क्योंकि 7 इंटू 1/7 करके कितना आएगा? 1 है। इसीलिए हम कहते थे कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 हो। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हो? 3/2। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है कि 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? 1। तो 2/3 जो है वो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और 3/2 जो है वो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? इसी सबसे मिलता जुलता एक और आइडिया मैट्रिक्स में भी फ्लोट करता है। देखो क्या है वो, कि अगर ए कॉमा बी दो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसा मैट्रिक्स हो बताओ? स्क्वायर मैट्रिक्स। सच दैट कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे दोनों ही सिचुएशन में आंसर में मान लो कि आई निकल के आ रहा हो। एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा देखो, यहां देखो, ए इंटू बी करने पे या बी इंटू ए करने पे दोनों ही केस में हम लोग को क्या चाहिए होगा रिजल्ट में? आई। अगर ऐसा आ जाए तो इस सिचुएशन में ए इज इनवर्स ऑफ बी या फिर बी इज इनवर्स ऑफ ए, ऐसा हम कह सकते हैं। आप पहले इसको देख लो, फिर इस डेफिनेशन पे आप फोकस करो। आप ध्यान करो कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता था? 1/7। और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता था? 7। रीजन बहुत ही सिंपल था कि 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करो या 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में आंसर कितना आएगा आपका? 1। सिमिलरली 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता था? 3/2। और 3/2 का कौन होता था? 2/3। रीजन बहुत सिंपल है इसका भी, मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा? 1। इसी सेम आइडिया के एक्सपेंशन अगर आप मैट्रिक्स में करते हो तो मैट्रिक्स में आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर ए और बी दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने आप में, सच दैट कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे दोनों में आंसर कितना आना चाहिए हमारा? आई। अगर ऐसा हुआ उस सिचुएशन में ए को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी और बी को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस चीज को शॉर्टकट में लिखने का एक सिंबल भी है, उस चीज को भी समझो कि यहाँ पे बी का इनवर्स कौन है? ए। तो बी के पावर में -1 जैसा कुछ लिखा जाता है, दिस इज इक्वल्स टू ए। और यहाँ पर ए का इनवर्स कौन है? बी। तो इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट खास बात कि यहाँ पर ये जो बी इनवर्स का सिंबल में यूज कर रहा हूं ना, याद रखना कि इसका कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि इसको आप 1/b लिख दो। दिस इज टोटली रॉन्ग। व्हाई टोटली रॉन्ग? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर में डिवीजन का कोई लॉजिक था ही नहीं। आप कोई भी सिचुएशन को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इनवर्स के लिए सिंबल हम नो डाउट पावर में -1 जैसा यूज करेंगे, लेकिन इसको एक्सपोनेंट वाला -1 मत सोचना कि पावर में अगर -1 है तो 1/b में उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर मेरे ख्याल में? ये हो गया आपके इनवर्स का डेफिनेशन। एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, सोचना ध्यान से कि ए और बी तो अपने आप में क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। सच दैट ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे या बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलना चाहिए? आई। उस सिचुएशन में ए को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, रिप्रेजेंट किया जाएगा कि बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली बी को बोला जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर मेरे ख्याल में? अब पहले देख लो, आप थोड़ा सा पढ़ो इसको। If A and B are two square matrices of same order and AB is equals to BA is equals to I, then we say that A is inverse of B and B is inverse of A. फिर multiplicative inverse of A और inverse of A is denoted by the symbol A power -1। कोई भी मैट्रिक्स को अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे या इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे निकलना क्या चाहिए? आई। मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आएगा ना, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों के फॉर्मेट में, तो ही आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का क्या बोलोगे? इनवर्स। तो इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे रियलाइज कर सकते हो कि मैट्रिक्स इनटू इट्स इनवर्स या इनवर्स मैट्रिक्स इनटू द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू हमेशा क्या आना चाहिए? आई। दिस इज वेरी सिमिलर टू, अगेन आई विल से, कि आप इससे रिलेट करो, सोचने में आपको आसानी हो। दो ऐसा मैट्रिक्स जिनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने में दोनों ही ऑर्डर में आंसर क्या आना चाहिए? आई। तो उस केस में हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स और दूसरे मैट्रिक्स को पहले का इनवर्स कहें। क्लियर है मेरे ख्याल में? यहाँ तक थोड़ा स्पेस छोड़ देना, इस वाले पेज को आप चाहो तो घर पे कॉपी कर ले। ठीक है? इसके आगे चल रहा हूं, देखो ये चीज भी समझा देता हूं। रैंडम सपोज करो कि कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, इसका अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसके लिए
कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय आप कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है, इसके हेल्प से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। अब इसमें एक कैच है लेकिन, कि इसको प्रोसेस जब आप करोगे ना ये फॉर्मूला लगाने का, तो हमेशा स्टेप नंबर 1 में आप डिटर्मिनेंट ए को ही फाइंड कर, स्टेप नंबर 2 में आप एडजॉइंट ए को फाइंड करना, और स्टेप नंबर 3 में आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर इन केस फर्स्ट स्टेप में ही आपके डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू सपोज करो कि 0 आ जाता, ठीक है, तो उस केस में आपको आगे फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फॉर्मूला लगाओगे और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ रखा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास में 0, एंड डिवीजन बाय 0 तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आया बात समझ? तो कोई भी रैंडम स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ऑर्डर आपके लिए ऐसा रहेगा कि सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, डिटर्मिनेंट ए। अगर 0 आया तो वहीं रुक जाओगे, इनवर्स उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन केस अगर 0 नहीं आया तो फर्दर आगे प्रोसीड करोगे, नेक्स्ट आप फाइंड करोगे एडजॉइंट ऑफ ए, और दोनों फाइंड कर लेने के बाद ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू डाल देना और आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल। क्लियर है? इससे एक लाइन और भी कह सकते हैं, देखो कि कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है तो उसका नाम क्या होता था, याद कर, सिंगुलर नॉन सिंगुलर करके पढ़ा हुआ था हम लोग। तो किसी का भी अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगुलर, और नहीं 0 हुआ तो क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। अब 0 आने से हमको समझ में आ रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं कि सिंगुलर अगर कोई मैट्रिक्स हुआ तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ? ओके, इस पेज को पढ़ो एक बार। फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर नोट को देखो आप, ए इनवर्स विल एग्जिस्ट ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज मैट्रिक्स ए इज अ काइंड ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिनका जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उनको कई बार आप इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी बोल दो। तो कहीं में अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है ना कि ए इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको सोचना है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो रहा होगा, नॉन जीरो। क्योंकि 0 अगर होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको इन्वर्टेबल नहीं बोल सकते हो। तो किसी को भी इन्वर्टेबल बोलने का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आप उसको नॉन सिंगुलर बोल रहे हैं। क्लियर है मेरे ख्याल में? ठीक है, इसके लिए भी आप स्पेस छोड़ दो, ठीक है। एक लाइन बस कहीं पे चाहो तो अभी के लिए लिख लो कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, बाकी एक पेज का जगह छोड़ो, सारा कॉपी कर लेना वहां पे। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ कि अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट किया तो उसको क्या बोलना है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्या बोलना है उसको, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और ऐसा कब हो सकता है, जब वो नॉन सिंगुलर हो। जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर हो। चलो ठीक है, यहां से स्टार्ट करो। यहां देखना एक बार, सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए इसके लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो कितना हो जाएगा सोचो, 5 3 -1 -2। सॉल्व करने में मेरे ख्याल में -10 और माइनस ऑफ -3, तो अल्टीमेटली कितना होगा, -10 +3। और सॉल्व करने पे यहां से आंसर कितना आएगा, -7। यहां तक समझ में आ रहा है? सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मेरा मैट्रिक्स कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। और ये नॉन जीरो है, इसीलिए मैं इनवर्स निकालने का ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, अब इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या होगा एडजॉइंट का तरीका बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आप सीधा आंसर बिठा सकते हैं। डायगोनल के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स इंटरचेंज, यहाँ -2 और यहाँ पर 5, और नॉन डायगोनल पे क्या होगा, साइन चेंज, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 1। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए आपके लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला वैल्यू लिखेंगे हम, -2 -3 1 और 5, और डिवाइडेड बाय में डिटर्मिनेंट ए की जगह पर क्या रहेगा, -7। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपका ए इनवर्स का आंसर हो गया। देखो ये जो -7 है ये अंदर चला जाएगा, तो इट विल बी -2 बाय -7, फिर दूसरा वाला -3 बाय -7, तीसरा वाला 1 बाय -7, चौथा वाला 5 बाय -7। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो शायद। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू पहला वाला 2/7, दूसरा वाला 3/7, थर्ड वाला -1/7 और फोर्थ वाला -5/7। ये आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, एक बार और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी दो मैट्रिक्स को एक दूसरे का इन्वर्स कब बोलोगे, जब इनटू करके क्या आएगा, आई आएगा। ये डेफिनेशन भी जान के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप लोग के पेपर में जो एजर्शन रीजनिंग वाला चीज आ रहा है ना, तो उसमें ये सब चीज को मतलब क्या है कि डेवलप करके पूछा जा सकता है आपसे।
इसीलिए फिर से पूछ रहा हूँ, कोई भी दो मैट्रिक्स को एक दूसरे का इन्वर्स कब बोलोगे? जब दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? आई आएगा। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात है कि सिंबॉलिकली किसी भी चीज का इन्वर्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए टू द पावर -1 के टाइप का स्ट्रक्चर। ये ए टू द पावर -1 कभी भी किसमें चेंज नहीं हो सकता? 1/a में चेंज नहीं हो सकता। किसी भी रैंडम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर क्या रहेगा इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए? पहले क्या निकालना है हम लोग को? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर ये नॉन जीरो आया तो वही आगे प्रोसीड करना, ठीक है। और अगर ये जीरो आ गया तो वहीं पे स्टॉप कर देना। अगर ये जीरो आ गया तो उस सिचुएशन में ए क्या हो रहा होगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के टाइम पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये नॉन जीरो हुआ तो ए को क्या बोलोगे उस सिचुएशन में? नॉन सिंगुलर। और उस टाइम पर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या रहेगा? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो उसको मैथमेटिकली क्या बोला जाता है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलने का एक दूसरा मतलब क्या हो सकता है? कि इट इज काइंड ऑफ नॉन सिंगुलर। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको ट्राई करो। और इसमें भी एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर वाला शॉर्टकट मेथड से निकालना पड़ा। ठीक है, देखो एक बार इन्वर्स ही फाइंड करना है हम लोग को। अभी काफी डिस्कशन किया था। पहले स्टेप में क्या फाइंड करोगे आप? डिटर्मिनेंट ए मेरे ख्याल में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। मैं इसको R3 से खोल रहा हूं तो 0 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में 0 -6, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे 0 ही हो जाएगा। फिर +2 इंटू रो गया कॉलम गया, तो 0 और -2 ऐसा कुछ आएगा शायद। और फिर +1 इंटू रो गया कॉलम गया, 3 -2 तो 3 +2 ऐसा कुछ आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से 0, यहाँ से -4 और वहां से +5, ऑल टुगेदर निकलेगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे हम बाकी चीज ट्राई करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट बताया हुआ था आप लोग, 1 2 -2 -1 3 0 और लास्ट वाला अपना क्या है? 0 -2 और 1। यहां से कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1, फिर 1 -1 0 2 3 -2 और फिर मेरे ख्याल में 1 2 -2 1 2 -1 3 0 -1। फिर यहां से ये वाला गया और ये जाने के बाद में सिखाया था कि 4 4 करके लेना है यहाँ पे आप, ठीक है। कैलकुलेशन अगर करेक्ट आया आप लोग तो थोड़ा बताना है यहाँ पे। कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, बोलो तो क्या है? 3 1 2, यहाँ तक ठीक लग रहा है? 2 1 2 6 2 ठीक है। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब यहां से एडजॉइंट इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5 ऐसा कुछ रहना चाहिए। और यहां से फाइनली ए इनवर्स के लिए बस एक लाइन लिखना है अपने को, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल्स टू, नीचे तो मेरे ख्याल में 1 ही रहेगा, हाँ, 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। अल्टीमेटली यही आंसर रहना चाहिए आप, 3 2 6 1 1 2 और 2 2। देखो ये सेम आंसर आया सब कुछ। चलो आगे चल रहे हैं यहां से। अगला आप हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो इसमें भी कुछ खास वैसे है नहीं, एक लिस्ट है। जैसे एडजॉइंट में भी खूब सारा प्रॉपर्टीज देखा था, वैसे ये सारा प्रॉपर्टी भी है, याद रहना चाहिए आपको। और क्वेश्चन करते समय कहीं कहीं पे यूज भी हो सकता है, लिखते जाओ। देखो ए डबल इनवर्स मतलब ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स।
तीसरा एबीसी होल इनवर्स, एबीसी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। इन दोनों के ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो रिवर्सल लॉ, उससे याद रहेगा फिर, रिवर्सल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लिखूं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स। नेक्स्ट लिखना ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इस पे स्टार कर देना, हाँ ये आगे चल के बहुत जगह यूज करेंगे हम। नेक्स्ट लिखूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखो इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस देन शो दैट ab होल इनवर्स इज इक्वल्स टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स। इन प्रॉपर्टीज का देखो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, एक ये फर्स्ट वाला तो एमसीक्यू के लिए आप याद रखना कि ऐसा होता है बोल के, और बाकी सारा क्वेश्चन में यूज आए तब ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए बस लिख के रख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इफ a इक्वल्स टू दिस b इक्वल्स टू दिस शो दैट दिस। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होगा ना आपको कि एलएचएस का आंसर अलग से ढूंढो, आरएचएस का आंसर अलग से ढूंढो, और दोनों को आप देखोगे कि सेम आंसर दे रहे हैं, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो एलएचएस ढूंढने के लिए मेरे को शायद ए बी का प्रोडक्ट चाहिए होगा, पहले वो निकाल लो आप। तो ए बी इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3527 इंटू 1324, दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू कॉलम, तो आई थिंक 3 + 10 13, रो इंटू कॉलम मेरे ख्याल में 9 + 20 29, रो इंटू कॉलम तो मेरे ख्याल में 16, और रो इंटू कॉलम मेरे ख्याल में 6 और 28, तो कितना हो जाएगा 34। ये ए बी का आंसर आ गया, चलेगा ना। 2 मिनट के लिए एक बार बोर्ड पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक ही लाइन में कैसे इसका इनवर्स लिख सकते हैं। ये 2/2 वाला है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट भी हम आराम से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, एडजॉइंट का भी हमको टेक्निक पता है। तो यहां से ना जो ए बी इनवर्स का वैल्यू है वो मेरे को लगता है कि मैं एक ही लाइन में लिख सकता। नीचे देखो क्या आना चाहिए, नीचे इस चीज का डिटर्मिनेंट वैल्यू आना चाहिए, तो वो टेक्निकली कितना हो जाएगा 13 टाइम्स 34 माइनस क्या 16 टाइम्स 29, तो 16 इंटू 29। अभी कैलकुलेट साइड में कर लेंगे वो एक अलग बात, बाकी नीचे तो यही चीज आना चाहिए। ऊपर क्या आना चाहिए बताओ, इसका इनवर्स, इनवर्स नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इनवर्स तो निकाले थे, इसका एडजॉइंट। और 2/2 का एडजॉइंट कैसे लिखते थे कि डायगोनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 34, और यहाँ कितना आ जाएगा 13, और नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में -29 और -16। अच्छा ये वाला कैलकुलेशन एक बार कंप्लीट करो कोई याद कितना आ रहा है बताओ, -22 क्या, तो 1/-22 होल थिंग इनटू 34 -29 -16 और 13, ऐसा कुछ आ जाएगा, चलेगा ये चीज। बोले इसको फुल्ली कैलकुलेट करके -22 आएगा, ठीक ही बोल रहे हैं, यही नंबर था। और ऊपर जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास। फर्दर 22 को अंदर ले जाने का भी कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो, रीजन में कि हर जगह कटने का स्कोप तो लग नहीं रहा। जैसे 13 के नीचे जब ये जाएगा तो कुछ नहीं घटेगा, और 29 के नीचे भी जाके कुछ नहीं घटेगा, तो फिर बाहर ही छोड़ दो अगर कट नहीं रहा सारा का सारा। तो ये हो गया आपके एलएचएस का अल्टीमेट आंसर। ठीक है, अब आरएचएस का आंसर चाहिए आपको, तो आरएचएस के लिए देखो क्या करोगे आप, आरएचएस में आपके पास में है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, एक बार ए और बी का मुंह देख लो कैसे। ए है आपके लिए 3527, ठीक है, और बी है आपके लिए क्या बताओ 1324। और सब लोग ना बोर्ड पर एक बार देखो, ये जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया, ये लोग दोनों भी तो इंडिविजुअली 2/2 का ही मैट्रिक्स, तो इनका भी इनवर्स का वैल्यू मेरे को लगता है कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे जब मेरे को बी का इनवर्स लिखने का मन होगा तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा सोचो। नीचे क्या आएगा बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू, दैट इज हाउ मच 1 × 4 - 2 × 3, ऐसा। ऊपर क्या आएगा सोचो, उसका एडजॉइंट वैल्यू क्या होगा, यहाँ 4 यहाँ 1, और नॉन डायगोनल पे यहाँ पर -3 और यहाँ पर -2, ये बी इनवर्स का वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद में इनटू में ए इनवर्स के लिए नीचे क्या लिखोगे डिटर्मिनेंट, दैट इज 3 × 7 - 2 × 5, आ रहा है समझ, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। ऊपर क्या आएगा उसका एडजॉइंट, उसका एडजॉइंट क्या होगा बताओ 7 3, और क्या आ जाएगा बताओ -5 -2। ठीक है, अब बस इस कैलकुलेशन को आप परफॉर्म कर लो, तो यहाँ नीचे मेरे ख्याल में 4 - 6 कितना हो जाएगा -2,
और यहाँ नीचे 21 माइनस 10 कितना 11, तो देखो माइनस 22 आ रहा है आराम से। और ऊपर में भी इनका मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करो आप, तो क्या होगा, रो इंटू कॉलम, 4 7 या एक सेकंड एक काम करता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू एक सिंगल लाइन ले लो आप, यहां से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको -2 और वहां से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 11 और इनका प्रोडक्ट सिंगल वे में ऊपर लिखेंगे, बोलो क्या आएगा 28 और +6 ना, सही कह रहा हूं, तो अल्टीमेटली 34, फिर दिस इंटू दिस तो -20 -9 तो -29, फिर दिस इंटू दिस तो -14 -2 -16, दिस इंटू दिस तो कितना 10 और 3 13 मेरे ख्याल, ठीक है, इनका मिला के -22, तो 1 बाई -22 इंटू 34 -29 -16 और 30 एंड अल्टीमेटली यू विल सी कि दोनों से सेम ही आ रहा है, तो देयरफॉर वी कैन से व्हाट ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, हेंस प्रूव। इस तरीके से इसको करना है आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस इनटू दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, इस पे आप 3 स्टार लगा लो, ऐसा क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। यहाँ बोर्ड पे देखो, पास में भी मेरे ख्याल में हमने ऐसा क्वेश्चन हैंडल कर रखा है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि एक्स मैट्रिक्स चाहिए आपको, एक्स का ऑर्डर अगर मैं थोड़ी देर के लिए m इंटू एन मान लो, इसका ऑर्डर कितना है बताओ 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू 2, तो इनका मल्टीप्लीकेशन वैलिड होने के लिए इनको सेम होना पड़ेगा और इसके ओवरऑल आंसर का ऑर्डर कितना होगा m इंटू 2, लेकिन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए सेम, उससे फिर m का वैल्यू भी कितना होगा 2, उससे मुझे पता चला कि x का ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, ठीक है। फिर पास में जब हमने इसको किया है तब हमने इसको ऐसे किया कि भाई पकड़ लो आप इसको ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, अभी के लिए हम इसको कैसे करेंगे वो आप सोचो थोड़ा, देखो यहाँ हम इसको सोचेंगे कि ये x इंटू ए इज इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स बी के फॉर्मेट में लिखा हो, ठीक है, x इंटू इसको ए मानेंगे उसको क्या मान लेंगे बी, यहाँ से मेरा टारगेट कि मुझे क्या है ना कि x का वैल्यू चाहिए, राइट, तो x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से ए को भगाना है। अब पॉइंट ये है कि मैट्रिक्स में डिवीजन का आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ए को धक्का मार के नीचे तो नहीं भेज सकते, लेकिन जब ये इन्वर्स वाला लॉजिक आप पढ़ लिए हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो कि दोनों साइड यहाँ पे ए है, इसको भी ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो और उसको भी ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ओके है, कर सकते हैं हम। ऐसा जब करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई होकर किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, और वो वाला क्या होगा बी टाइम्स ऑफ ए का इन्वर्स, आ रहा है बात समझ, एक्स इंटू आई का वैल्यू, आई किसके तरह बिहेव करता है 1 के तरह, तो एक्स इंटू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा बी इंटू ए का इनवर्स, आया समझ, चलेगा ये चीज, अच्छा करके भी दिखा देता हूँ, देखो एक बार एक्स इन इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है देखो 4 1 2 3, तो बी के जगह पर तो वही 4 1 2 3, और ए इनवर्स के लिए फिर से कहना है कि 2/2 का है, तब ज्यादा माथा मत लगाओ, अब तो सीधा लिख दो आंसर, क्या होगा बताओ, डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल में इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो -3 -2, सही कह रहा हूँ, और न्यूमरेटर में इसका एडजॉइंट वैल्यू होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा बोलो, आई थिंक -1 3 और नॉन डायगोनल पे -2 -1, चलेगा, क्लियर है यहाँ तक, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है मेरे को और इससे क्या आ जाएगा मेरे पास में -5, सो अल्टीमेटली x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -5 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ठीक से करना है, तो रो इंटू कॉलम -4 -1 कितना हो जाएगा -5, फिर से रो इंटू कॉलम तो -8 -3, ये सॉरी गलत बोल रहा हूँ, -8 +3 ना, तो मेरे ख्याल में फिर से -5, रो इंटू कॉलम -2 -3, यहाँ पर भी -5 और रो इंटू कॉलम -4 +9, तो यहाँ पर शायद से +5, सो -5 को अगर अंदर भेज देते हो तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ 1 1 1 और यहाँ पर -1, ये आपका आंसर, ठीक है, एक बार कॉपी कर लो फिर कुछ बोलता हूँ। अब इस क्वेश्चन के बाद में ना मैं बोलना आपको ये चाहूंगा कि पास में हमने जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है उस टाइम पर ये चीज नहीं आता था हमको, इसीलिए हम क्या है कि वैसे करते थे, बट बेटर तो मेरे ख्याल में यही वाला, इनफैक्ट एक क्वेश्चन था जो डीपीपी में आया था, मैंने बोला था कि मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन देखो, याद आया, इस क्वेश्चन को आज हैंडल कर सकते, अभी क्या क्या पुराने आइडिया से भी इसको हैंडल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन लगभग जो है वो सोल्यूशन आपका 1.5-2 पेज का हो जाता है, बहुत सारा कैलकुलेशन है उसमें, अभी आज आप देखोगे कि उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आ जाता आंसर आराम से। इसको वैसे सोचेंगे कैसे एक बार बताऊं,
मतलब ये वाले को कोई मैट्रिक्स ए सोच लेंगे, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार ना ध्यान से देखना, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान से सोचना है। मतलब ए इंटू पी इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, सी। यहाँ से निकालना क्या है ये बताओ, ध्यान से देखते रहना एक बार, मिस नहीं हो जाए। इसको मैंने ए माना है, पी तो पी है ही, और जो ये दिया हुआ है इसको बी मान लिया, और उस तरफ वाले को क्या मान लिया, सी मान लिया। चाहिए मेरे को कौन सा, पी। तो यहाँ से भगाना किसको किसको है, ए को भी भगाना है और बी को भी भगाना है। अब भगाने का भी लेकिन एक सिस्टम है। अब मैट्रिक्स में ये भी एक मतलब क्या है कि बहुत ही कैची बात था कि किसको किधर से मल्टीप्लाई करो, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको भगाने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी इनवर्स से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बी इनवर्स से आप राइट साइड से ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो इफेक्टिव होगा। अभी बी इनवर्स यहां मल्टीप्लाई करके कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहां पर राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो सी के साथ में भी वो राइट साइड से ही मल्टीप्लाई होगा, दैट इज अ रूल। ठीक है, तो बी भगाने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, सोचना थोड़ा ध्यान से। पी बी ए, मैं दोनों काम एक साथ ही कर रहा हूं, बस आप ध्यान से सुनते रहना। बी भगाने के लिए मुझे देना होगा बी इनवर्स राइट साइड से, तो उधर सपोज करो कि सी था, इसमें भी चिपका देंगे बी इनवर्स राइट साइड से। और ए भगाने के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स लेफ्ट साइड से, तो उसमें भी क्या चिपकाओगे आप, ए इनवर्स लेफ्ट साइड से। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, आई। ये दोनों मिला के भी क्या हो जाएगा, आई। बीच में क्या रहेगा आपका, पी। दिस इज इक्वल्स टू ए का इनवर्स सी और बी का इनवर्स, मेरे ख्याल चलेगा। फिर आई से चाहे कितने बार मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, पी। पी इज इक्वल्स टू कितना, ए इनवर्स सी और मेरे ख्याल में बी इनवर्स, चलेगा। अब ध्यान से देखते जाना कि ये ए है आपका, इनवर्स हम एक लाइन में लिख देंगे सीधा। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 4 - 3, राइट। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल में डिनोमिनेटर में 1, और न्यूमरेटर में क्या होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, 2 2 और -1 3, 2 2 -1 और 3। सी का मेरे ख्याल में नो चेंज, जैसा था वही रहेगा, तो 1 2 2 -1, 1 2 2 और -1। बी इनवर्स के लिए वापस आप देखो यहाँ पे, आई थिंक इनका प्रोडक्ट 9 और -10, तो 9 -1 कितना हो जाएगा, -1। और ऊपर आपके पास में रहेगा ये वाला का एडजॉइंट, तो डायगोनल पे तो इंटरचेंज करने का कोई मतलब नहीं है, सेम नंबर से। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, ये वाला, अच्छा एक माइनस छोटा सा, ठीक है। बाकी मैं इसके एडजॉइंट का बात कर रहा हूँ, बी के एडजॉइंट का, सोचो क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा शायद, और यहाँ पर -2 -5, तो -3 -3 -2 -5 चलेगा। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज को समझो थोड़ा सा, ऊपर हर जगह माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पे, और इसमें क्या दिख रहा है आपको, नीचे -1। तो ये इन दोनों को आप मर्ज करके सबको 1 कर दो, तो आपका आंसर बेसिकली हो जाएगा P इज इक्वल्स टू, यहां से आएगा 2 -1 -3 और 2, बीच वाले में रहेगा आपके पास 1 2 2 -1, और लास्ट वाले में रहेगा आपके पास में, ये माइनस खिला दिया है इसको तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 5 और 3। अब पेयर वाइज मल्टीप्लाई करते जाओ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पहले सोचो क्या होगा, रो इंटू कॉलम 2 -2 0, रो इंटू कॉलम 2 + 1 2 सॉरी 4 + 1 5, रो इंटू कॉलम -3 + 4, आई थिंक 1, और रो इंटू कॉलम -6 -2 -8। देखो तो ये आना, ये आ रहा है क्या सबका, और लास्ट वाले से फिर मल्टीप्लाई करना है 3 2 5 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो शायद रो इंटू कॉलम 0 और ये 25, रो इंटू कॉलम 0 और 15, रो इंटू कॉलम 3 और -40, तो आई थिंक -37, और रो इंटू कॉलम मेरे ख्याल में 2 और -24, तो -22। देखो ये आएगा फाइनली। तो ये तरीका है, इससे आप कर सकते, शॉर्ट रहेगा, इजी रहेगा। चल रहा है आगे, फिर यहां से अगला हेडिंग लिखो, स्पेशल क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। 2 मिनट मेरी तरफ देखना, बेसिक आइडिया एक बार फिर से मेरे को रिमाइंड करा दो, दो मैट्रिक्स को क्या करने से वो एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आई आने से, क्या होने से बताओ, मल्टीप्लाई करके आई आने से। इनवर्स का सिंबल क्या रहेगा, तो मैट्रिक्स के माथे पे -1, लेकिन उसका मतलब 1/, मैट्रिक्स नहीं होता, ठीक है, वो बस -1 ऐसे दिखाने के लिए। फिर उसके बाद में किसी का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोल रहा है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स।
इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या? पहले क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर वो जीरो आया तो स्टॉप, और अगर नॉन जीरो आया तो प्रोसीड। जीरो आया तो उस केस में मैट्रिक्स क्या होगा आपका? सिंगुलर, और उस केस में इनवर्स आपका नहीं आ रहा, जो कि मिलके ये बनाता है हम लोग के लिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नॉन जीरो आया तो वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर, जो कि बोलता है कि नॉन सिंगुलर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्वर्टेबल है तो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टेबल होगा, सिंगुलर है तो इन्वर्टेबल नहीं होगा, और इन्वर्टेबल नहीं है तो सिंगुलर होगा। ये सारा बात को लेके एकदम क्लियर रहना। इसमें बहुत सारा एजर्शन रीजनिंग ये सब उल्टा पुल्टा डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब इनका जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, वो तो इन सब टाइप का हो सकता है। बाकी कुछ ऐसा भी स्पेशल आइडियाज है, जैसे इसको देखो आप, एक जिसमें एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको इनवर्स ही निकालना, ठीक है। इसको पढ़ लो, और आप पहले ए बी का प्रोडक्ट एक बार फाइंड करके देखो कि क्या है, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। अच्छा देखो, जो आइडिया समझा रहा हूं इसको ध्यान से थोड़ा याद रखने का ट्राई करना। मेरे ख्याल में ए बी सबका आ गया होगा, राइट। ए भी एक बहुत ही बेसिक चीज है, हमने बहुत बार किया है इसको, तभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा। आंसर आप लोग सबका ना ऐसा कुछ आएगा, देखो, -12 0 0 0 -12 0 और 0 0 -2। फिर ए बी इज इक्वल्स टू, हम यहां से डिक्लेयर कर सकते हैं कि -12 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ऑल टुगेदर ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? -12 टाइम्स ऑफ आई। सही कह रहा हूं शायद? ओके। अब एकदम दिल थाम के अच्छे से बोर्ड की तरफ देखते हैं। ये जो चीज है ना, इसको मैं अगर ऐसा कुछ में कन्वर्ट कर दूं कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू आई, तो यहां से मैं बोल पाऊंगा कि x मैट्रिक्स का इनवर्स y होगा और y मैट्रिक्स का इनवर्स x होगा। ये मैट्रिक्स का फंडामेंटल डेफिनेशन यही था कि दो ऐसा मैट्रिक्स हो जिनको x इंटू वाई करो चाहे y इंटू एक्स करो, दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आना चाहिए? I। और अगर ऐसा हुआ तो पहला मैट्रिक्स दूसरे वाले का इनवर्स है, दूसरा मैट्रिक्स पहले वाले का इनवर्स। यही तो लॉजिक था। अभी इसके साथ में समस्या क्या है कि दो मैट्रिक्स यहां पर भी है, लेकिन आंसर में आई नहीं है। आंसर में क्या है? -12i। अगर आंसर में आई होता ना, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं था, ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए। समझ में आया? अब यहां से ये -12 आपको समहाउ जो है ना भगाने का सोचना हो, और इसमें आपको वो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट तो यूज ही नहीं करना है। आपको तो फंडामेंटली जो ये डेफिनेशन है इसी के हेल्प से आंसर देना है यहाँ। अब वो चीज कैसे डील होगा इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें मेरे पास में इस -12 को कंज्यूम करने का दो तरीका है। दोनों तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों से एक एक आंसर आएगा। एक तरीका ये है मेरे पास में कि a डिवाइडेड मतलब a इंटू बी डिवाइडेड बाई पूरा -12 इसको दे दो इज इक्वल्स टू आई हो जाए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि a डिवाइडेड बाई -12 पूरा इसको दे दो इंटू बी इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। अब इसके हिसाब से मैं अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा कि a को ना b अपॉन -12 से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है। दैट मीन्स कि a का इनवर्स इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई -12। और इसको जब मैं देखूंगा ना तो मैं ये देख रहा हूं कि b को a अपॉन -12 से मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है, तो बाई डेफिनेशन b का इनवर्स क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाई -12। ये लॉजिक है इसका। बाकी a हमको पहले से पता है, b हमको पहले से पता है, तो दोनों को डिवाइडेड बाई -12 कर दूंगा, दोनों का इनवर्स मेरे को इमीडिएटली मिल जाएगा। मैं एक बार और बोलता हूं, आप बस थोड़ा सा फोकस बढ़ा के ध्यान से सुन। आप ये समझो कि डेफिनेशन ऐसा है, दो मैट्रिक्स, उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? आई। तो पहले वाले को हम बोलते हैं दूसरे वाले का इनवर्स, और दूसरे वाले को बोलते हैं पहले वाले का इनवर्स। यहां पर भी दो मैट्रिक्स मैंने लिया ए और बी, और प्रोडक्ट जब मैंने देखा तो मुझे क्या दिख रहा था? -12i। वहां पर उस -12 की वजह से मैं किसी को भी किसी का भी इनवर्स यहाँ पे नहीं बोल सकता। आया बात समझ? अब ये -12 को भगाने का मेरे पास में दो रास्ता है कि पूरा -12 उठा के बी के नीचे चिपका दो और ए को फ्री छोड़ दो, और या फिर पूरा -12 उठा के ए के नीचे चिपका दो और बी को फ्री छोड़ दो। जब मैं इसको देख रहा हूं ना, तो a इंटू देर इज समथिंग जिसको करने के बाद में आई आ रहा है, तो a इंटू जो भी करके आई आएगा वो क्या होगा? वो a का इनवर्स होगा। सिमिलरली यहां को अगर मैं देखूं तो b इंटू समथिंग करके मेरे को आई मिल रहा है। अब b को क्या चीज से मल्टीप्लाई करके आई मिल रहा है? वही b का इनवर्स होगा। इसीलिए b का इनवर्स इक्वल्स टू a अपॉन -12 एंड a का इनवर्स इज इक्वल्स टू b अपॉन -12। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इस टाइप के सारे क्वेश्चन में आपको ए बी इज इक्वल्स टू -12i 8i 5i 7i ऐसा ही कुछ मिलेगा। और वो जो नंबर होगा उसको लेफ्ट में शिफ्ट करो,
एक बार पूरा का पूरा नंबर बी के नीचे दे दो तो ए का इनवर्स आ जाएगा, और एक बार पूरा नंबर ए के नीचे दे दो तो बी का इनवर्स आ जाएगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहले तो इतना कॉपी कर लो आप लोग, फिर मैं बताता हूं। इसके आगे लिखो, हेंस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/-12 टाइम्स ऑफ बी का वैल्यू देखो तो क्या दिया हुआ था, ये वाला बताओ तो एक बार, -5 6 2 फिर, ठीक है ना, ये वाला माइनस -6, और लास्ट लाइन में क्या है, 6 और -2। अच्छा -6 और फिर -2, और लास्ट लाइन में -18, और इसी तरीके से बी का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1/-12 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या था बताओ, 2 2 0 2 1 1, और लास्ट लाइन 2 और 3। अब यहाँ पर वापस से देखो, अगर कैंसिलेशन का बहुत स्कोप होता तो अंदर ले जाने से भी ठीक है, ऐसे भी छोड़ देते तो कोई बात चलेगा मेरे ख्याल। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑब्वियसली ए को ना इस वाले इक्वेशन में पुट करके पहले एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस दिखाना है। तो देखो सोल्यूशन, पहले आप एलएचएस सॉल्व कर, ए डाल के एलएचएस एट एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ई। तो एलएचएस क्या हो जाएगा, आई थिंक ए स्क्वायर -3a, और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल याद होगा, तो -7 रहेगा कि 7i हो जाएगा, 7i। ए के जगह पर क्या है, 5 3 -1 2, तो 5 3 -1 2 into 5 3 -1 2 -3 टाइम्स ऑफ 5 3 -2 है क्यों, अच्छा सॉरी -2 -1 -2 और -7 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है तो रो इंटू कॉलम 25 -3 मेरे ख्याल में 22, रो इंटू कॉलम 15 -6 आई थिंक 9, रो इंटू कॉलम -5 + 2 तो -3, रो इंटू कॉलम -3 + 4 तो 1, -3 टाइम्स ऑफ, -3 को अंदर ले चलो इसमें, तो आई थिंक 15, फिर 9 -3 -6, और 7 को भी अंदर ले चलो तो 7 0 0 7। तो यहाँ तक कैलकुलेशन अगर मेरा राइट है ना, तो फिर मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं सीधा ही बोल दूंगा 0 0 0 0, ये आना ही पड़ेगा उपाय के। दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, नीचे लिखना देयरफॉर कैपिटल ए satisfies the equation, कैपिटल ए satisfies the equation, चलेगा। इसके बाद लिखो हेंस ए स्क्वायर -3a और -7i इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इस इक्वेशन के हेल्प से आपको ए इनवर्स ढूंढना है, ठीक है। उसका तरीका क्या है समझना, उसका तरीका ये है कि इक्वेशन के हर एक टर्म को आप राइट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -3a इंटू ए इनवर्स -7i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स में एक ए कम हो जाएगा आपका, और यहां से क्या निकलेगा बताओ, ए, मतलब ए आई या ए ही बोल देता हूं मैं उसको। ये वाले में कितना आ जाएगा बताओ, -3 इंटू आई, और ये वाले में क्या आएगा, आई इंटू ए इनवर्स, इट विल बी 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा, 0। चलेगा, यहां से निकालना किसको था आप, ए इनवर्स को, इस वाली चीज को आप उधर ले जाओ, क्या मिलेगा सोचो, a -3i इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। और यहां से ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, a -3i by 7, होल थिंग बाई 7, ऐसा कुछ। सो दिस एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 को बाहर रहने दो, और ए का वैल्यू देखो क्या था, 5 3 -1 -2, 5 3 -1 -2, और इस पे एक ब्रैकेट रहना पड़ेगा,
और अंदर रहेगा -3 टाइम्स ऑफ 1001। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है हमको। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7, अंदर रहेगा मेरे ख्याल में 5 3 -1 -2 और माइनस ऑफ 3003 इज इक्वल्स टू 1/7। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 3 -1 और मेरे ख्याल में -5। छोड़ दो, ये अंदर ले जाओ, एक ही बात दोनों करे। ठीक है, अब इसमें ऐसा आपको लग सकता है कि सर जो नॉर्मल तरीका था उससे तो मतलब 2 लाइन में ही हमारा आंसर आ जाता है क्योंकि 2/2 का ही है। लेकिन अगर मान लो कि इस टाइप का लैंग्वेज आपको बोला हुआ है ना, तो फिर आपको प्रोसेस यही वाला लगाना पड़ेगा कि पहले आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाओ, फिर इक्वेशन को दोबारा लिखो और इक्वेशन के प्रत्येक टर्म को राइट हैंड साइड से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ए इनवर्स से। तो उससे ए इनवर्स के कैलकुलेशन का बहुत ही सिंपल सा कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, और उस स्ट्रक्चर में वैल्यू पुटिंग करके प्रॉपर्ली कैलकुलेट करो, आप आंसर निकालो, चलेगा। फिर सेम क्वेश्चन 3/3 के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। ठीक है, करो। चलो दिखा रहा हूं करके, ठीक है, समझना ध्यान से। पहले तो मेरे को इक्वेशन वेरीफाई करके दिखाना है। तो एलएचएस क्या हो जाएगा मेरे लिए बताओ, ए स्क्वायर माइनस क्या 4a और बोलो -5i। देखो पिछले बार क्या था कि ये 2/2 का था, तो मल्टीप्लिकेशन को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, मैंने ईमानदारी से कर लिया और करके दिखा दिया सर। इस बार क्या है कि 3/3 का है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है बहुत टाइम लेगा मेरा। अब एक काम क्या कर सकते हो, देखो साइड में ना पहले ये 4a - 5i वाला जो पार्ट है इसको आप कैलकुलेट कर लो। मुझे यहाँ से एक चीज तो दिख ही रहा है पक्का, ए स्क्वायर माइनस कॉमन अगर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 4a + 5i। ठीक है, इसको आप एक बार साइड में कैलकुलेट कर लो, ये बहुत ईजी होगा आपकी। 4 इंटू ये क्या था बताओ, 122 212 221 122 212 221 और +5i राइट। तो चलो ठीक है, एक बार लिख ही देता हूँ, 5 इंटू 100 010 010 4 से मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आ जाएगा बताओ 188 8। ये इतना भी मैं क्यों करूं, इसको तो हम दिमाग में कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। देखना ध्यान से, 4 और वहां से 5 कितना आएगा 9। ठीक है, फिर 8 और वहां से कुछ नहीं, तो 8 8 फिर क्या होगा बताओ, आई थिंक 8 9 8 और क्या होगा बताओ 8 8 9 ऐसा आएगा। ये चीज ध्यान से आप लिख लो। लिखने के अंदर अगले स्टेप में आपको क्या करना है देखो, थोड़ा वैसे चीटिंग जैसा ही है, लेकिन कर सकते हैं, इतना तो अलाउड। ये समझे ना, गलत बोल दिया क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ तक ठीक है सब कुछ, ऊपर वाले में गड़बड़ हो गया। एक सेकंड ठीक से लिख लेता हूँ, 8 9 8 फिर क्या 8 8, यहाँ तक सब ओके पक्का। अब आप सोचो कि ये माइनस करने के बाद लास्ट में क्या निकलना चाहिए, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर का आंसर वही होना पड़ेगा, जो वो है वही होना पड़ेगा श्योर। तो 9 8 8 8 9 8 8 8, तो ये आप उल्टा रिवर्स वाला आइडिया जो है लगा सकते हैं, और फट से यहां से आपको क्या आ जाएगा बताओ 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ए स्क्वायर का कैलकुलेशन आप यहाँ पर इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का काम तो मेरे ख्याल में एक्सपर्ट है आप लोग, कि ए स्क्वायर माइनस क्या 4a - 5i इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर इंटू ए का इनवर्स -4 इंटू ए का इनवर्स -5 इंटू आई इंटू ए का इनवर्स इक्वल्स टू 0 इंटू ए का इनवर्स। दिस एम्प्लाइज ए -4i -5 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। इसको वहां शिफ्ट कर दो, तो a -4i इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स, और यहां से ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा बताओ a -4i। जैसा कैलकुलेशन बता दो कर लिए होगी, फाइनल कैलकुलेशन बताना। हाँ -3 फिर सिमेट्रिक ही आएगा ना ऐसे, फिर 2 2 क्लियर मेरे ख्याल में, इस तरीके से कर सकते हो बस। लेकिन क्या कि थोड़ा केयरफुल रहना आप, ठीक है ना, मतलब ये जो कर रहे हो ये थोड़ा सा ढंग से कर लेना, फिर इसका आंसर निकाल के जो ये आया है उसी चीज को वहां छाप दो तो ही 0 आएगा। ठीक है,
तो यहां पर आके आप लोग का ये सारा का सारा खत्म। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, इसको वैसे देखेंगे अगली क्लास में, आप बस हेडिंग लिख के छोड़ो।